सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय जयराम जी बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 5वीं बार विधानसभा सदस्य चुने गए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद मुख्यमंत्री के लिए चुने गए। विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से उनका गहरा नाता रहा है। कोरोना का असर राज्य में काफ़ी कम रहा है। अभी तक वहां केवल 340 केस सामने आए हैं, लेकिन देश दुनिया में फैली महामारी का असर हिमाचल प्रदेश पर भी पड़ा है। राज्य के सामने क्या चुनौतियां हैं, आगे की क्या रणनीति है और बुरी तरह प्रभावित टूरिज्म सेक्टर को बेहतर करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। जयराम ठाकुर जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है और पहली बार आपसे लाइव हम हस्तक्षेप के शो में बात कर रहे हैं। ये बताइए कि कोरोना की जो महामारी है, जाहिर सी बात है कि हिमाचल भी उससे अछूता नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में कोरोना से लड़ने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? कोरोना के लिए जिस प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में रणनीति बना करके आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रदेशों ने हमसे जानकारी भी हासिल की और उस मॉडल को भी फॉलो करने के लिए बात की है। जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले जो है बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कम है। अभी आपने बताया कि 340 मामले हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव केस जो आए हैं और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि वो जो बाहर से जो हमारे लोग फंसे हुए थे, जो संकट में थे, कठिनाई में थे, परेशानी में थे, उनको वहां से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए प्रदेश के अंदर उनके आने से नंबर बढ़ेगा, इस बात की हमने चिंता नहीं की। हमने मानवीय दृष्टिकोण इसमें रखा कि उनको लाना बहुत जरूरी है और हमने उनको लाया, लेकिन वो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा है उनको और गांव में या दूसरी जगह संक्रमित होने के किसी व्यक्ति को कोई गुंजाइश उस पर नहीं रखी है। उनका टेस्ट करके, उनका इलाज करके हम उनको घर भेज रहे हैं। तो जहां तक तैयारी की बात है, हमारी तैयारी पूरी तरह से है, बेहतर ढंग से हमने तैयारी की है और हमने जो मॉडल हिमाचल प्रदेश में अपनाया है उस मॉडल को बाकी राज्यों ने भी स्वीकार किया है और कहा कि ये बेहतर मॉडल है। और मैं ये कह सकता हूं उसका परिणाम ये रहा है, हिमाचल प्रदेश में काफी हद तक जो है अंदर हम संक्रमित होने से लोगों को बचा पाए। बहुत बहुत बेहतर। जयराम जी, आप के सामने एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आप समझते हैं कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सेंट्रल एक्साइज में रियायत देने की बात की थी, तब जिस तरीके से दवा उद्योग हिमाचल प्रदेश में पहुंचा, आपके एक शहर बद्दी में, सोलन में, कहा जाता है कि हिमाचल एशिया का मेडिकल हब बनने की दिशा में अग्रसर है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मेडिकल डिप्लोमेसी की और बड़े पैमाने पर 30 देशों को दवाएं जो है यहाँ से भेजी गई, निर्यात की गई, आपके पास अपार संभावनाएं हैं लोकल के लिए वोकल होने की। उस दिशा में आप क्या सोच रहे हैं और आपकी क्या इस बारे में कभी प्रधानमंत्री से बात हुई क्या कि दवा उद्योग जिस तरीके से यहाँ फल फूल रहा है, इसका फायदा पूरे देश और दुनिया को और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है लोकल के लिए वोकल होके? जी उपेंद्र जी, निश्चित रूप से जो आपने बात कही कि ये श्रेय हमारे देश के पूर्व में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिनने भारत के नेतृत्व करते हुए हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को अपना घर माना और घर मानने के साथ साथ में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम हिमाचल प्रदेश को एक पैकेज देने जा रहे हैं जिसके कारण जो है हिमाचल प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। और उस दौरान ये फार्मा का सेक्टर जो है बहुत बड़ा डेवलप हुआ और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश का नहीं, पूरे एशिया का फार्मा हब नंबर 1 पर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का बद्दी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से सारे विषय को लेकर के बात कही। जब ये कोरोना का संकट पूरे देश को परेशान कर रहा था, पूरे विश्व को परेशान कर रहा था, तो मेडिसिन जो खासतौर से इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं इस वक्त जो है हमने जो है मार्केट बंद की है, तो हमने
जो है इंडस्ट्रीज बंद की हैं, लेकिन फार्मा की जो है कंपनी जो है फार्मा का प्रोडक्शन जो है दवाइयों का प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। आप जो भी करें, लेबर नहीं है, लेबर का इंतजाम करिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मेडिसिन मिले ताकि हम इलाज करने में सफल हो सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो आपने कहा कि देश के अंदर नहीं बाहर भी बहुत सारे देशों को जो मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो सप्लाई हो रही है और उससे जो है कोरोना के मरीज का इलाज हो रहा है। तो वोकल लोकल के लिए जो वोकल होने का नारा है, जाहिर सी बात है कि आपके राज्य में बनी दवाएं जब दुनिया के 30 देशों में पहुंची होंगी और जब वो लिखा गया होगा कि मेड इन सोलन, हिमाचल, बद्दी, ये तमाम जगह उन दवाओं के रैपर पे, उनके कवर पे प्रिंट हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि लोकल के लिए वोकल होने का सबसे बड़ा अवसर और सबसे पहले अवसर आपको ही मिला है। स्वाभाविक रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनने विशेष आग्रह के साथ कहा कि आप इस काम को शुरू करें, तुरंत शुरू करें। कोरोना में इस संकट में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, देश को नहीं दुनिया को आवश्यकता है। और आज हमारे लिए हिमाचल छोटे से प्रदेश होने के बावजूद भी ये बहुत बड़ी बात है कि बाहर के देशों में भी हिमाचल की बनी हुई दवाई जो है इस महामारी के दौरान इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। कहा जाता है कि आप बहुत लोकप्रिय हैं। आपके मुंह से ही मैं सुनना चाहता हूं कि कई बार अपनी तारीफ करते हुए आदमी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज थोड़ी तारीफ अपनी करिए आप। 1998 से लगातार आप विधायक के रूप में चुने जा रहे हैं। आपकी जनता, आपके क्षेत्र के लोग आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके चुनाव में एक बहुत बड़ा आधार रहा जो कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने सर्वे कराया था और लोगों से तमाम बातें की थी। ऐसा क्या काम आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करते हैं मुख्यमंत्री होने के बाद? अब ऐसा करना या उनसे उस तरह की कनेक्टिविटी बनाए रखना कितना कठिन मालूम पड़ रहा है, या उसमें अभी भी आप उसी तरीके से लीवरेज दिए हुए हैं लोगों को जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए? ये उपेंद्र जी बात सही है कि जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था जी, वो विधानसभा क्षेत्र भाजपा ने उससे पहले कभी नहीं जीता, हमेशा जमानत जब्त होती थी। जी जी। मुझे कहा कि आपको वहां से लड़ना है और ये भी परिस्थिति थी कि भी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 98 के चुनाव में मैं पहली बार जीता और जीतने के बाद लगातार उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हुए मैं आगे बढ़ा, संघर्ष किया, मेहनत की और उसका परिणाम लोगों ने देखा। एक बार देखा कि ठीक काम किया है, फिर दूसरी बार कहा नहीं बिल्कुल ठीक काम किया, तीसरी बार कहा कि बिल्कुल सही काम किया है, यही चाहिए, और उसके बाद पांचवी बार जीतने का अभिप्राय यही है। एक विधानसभा क्षेत्र से लगातार सचमुच में कठिन काम होता है ये, और उसमें लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। आज उस विधानसभा क्षेत्र में जहां जमानत जब्त होती थी पार्टी की मेरी, आज उस विधानसभा क्षेत्र से मैं पांचवी बार विधायक हूं। और दूसरा, जहां संगठन में काम करने के बाद मैं बचपन से, जब छात्र जीवन से मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया, प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में भी काम किया और उसका एक अनुभव सीखने को मिला जीवन में, और वो आज तक मेरे काम है। और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे इस दायित्व के लिए चुना, और ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति की कोई पृष्ठभूमि नहीं राजनीतिक, ना मेरे परिवार में कोई राजनीति में पहले रहा है, ना मेरे परिवार में आगे अभी कोई राजनीति में है, ऐसी परिस्थिति में मुझे ये दायित्व दिया और मैंने संगठन में काम किया। मैं जिला का अध्यक्ष, मैं मंडल का अध्यक्ष रहा, जिला का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष रहा, और उसके बाद मैं पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा पार्टी का, उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष रहा। और पार्टी का अध्यक्ष रहते वक्त भी 2007 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अध्यक्ष रहते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार, पहली बार जिसमें चुनाव से पहले न गठबंधन की जरूरत पड़ी, न चुनाव के बाद गठबंधन की जरूरत पड़ी, अपने बलबूते सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा स्नेह और आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बड़ा प्यार, और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से ही जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बड़ा सहयोग छोटे भाई के नाते जिस प्रकार से मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। जिस तरीके से हम, पूरा देश मानता है, दुनिया भी मान रही है कि हिमाचल मेडिकल हब एशिया का बन चुका है, ऐसे में दो समस्याएं सबका ध्यान खींचती हैं। एक एयर कनेक्टिविटी और दूसरा जो
रोड्स, ट्रैफिक के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो बढ़िया रोड्स होनी चाहिए, उस दिशा में अभी उतना अच्छा काम नहीं हो पाया है। आप प्रधानमंत्री जी की मदद क्यों नहीं मांगते कि उनके कार्यकाल में, उनके इस भारत को नेतृत्व देने के समय में ही हिमाचल में ये दो चीज़ें ऐसी हो जाएं कि सही में हिमाचल का झंडा पूरी दुनिया में लहराए? जी, निश्चित रूप से जो आपने बात कही, ये दो विषय बहुत पीड़ा के विषय हमारे हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। वो कनेक्टिविटी, चाहे वो बाई एयर है, चाहे वो बाई रोड है जी, और उसी कारण से हम बहुत कुछ करने की क्षमता रखने के बावजूद भी हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमको पहुंचना चाहिए। उसमें कठिनाई जरूर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्यार रहा। हिमाचल प्रदेश को अपना वो घर मानते हैं और अभी जो हमने हिमाचल प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए मंडी में एक एयरपोर्ट की एक जो प्रपोजल बनाई थी, उसको हरी झंडी दे करके आगे बढ़ाया है और उसका जो है OLS सर्वे जो होता है वो सर्वे हो चुका है और उसके बाद आगे की लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया उसमें आगे बढ़ रही है। लेकिन कोरोना के कारण अभी थोड़ा सा उसमें जो अवरुद्ध हुआ है सारा काम। कांगड़ा एयरपोर्ट जो हमारा वहां पर अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन एयर स्ट्रिप छोटी होने की वजह से वहां कठिनाई आ रही, तो उसकी एयर स्ट्रिप को बढ़ाने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और उन्हें गो अहेड के लिए हमको कह दिया है। और जहां नेशनल हाईवे और 4 लेन्स की अगर बात कहें, इसके लिए मैं आदरणीय गडकरी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमको 4 लेन्स और नेशनल हाईवेज का अच्छा एक नंबर दिया है और उन पर काम शुरू होने की परिस्थिति अब बन रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल आना जाना सरल होगा, बाई रोड भी, बाई एयर भी। और मैं बहुत उम्मीद करता हूं जब ये दो चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी, दुनिया हिमाचल आएगी और जाने का नाम नहीं लेगी, यहीं बसने का मन करेगा उनका, क्योंकि हिमाचल बहुत सुंदर है, शांत है, पर्यावरण यहाँ पर बहुत अच्छा है और आदमी यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता उसका। बिल्कुल, अच्छी परिस्थिति हिमाचल मेरा भी कई बार आना हुआ है, लेकिन फ्लाइटें, थोड़ी सी हवा तेज होती है, थोड़ा सा मौसम का मिजाज बिगड़ता है, दिल्ली में जहाज में बैठे आदमी को जहाज वाले उतार देते हैं कि वहाँ मौसम खराब है जी, अब तो टेक ऑफ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, कई प्रॉब्लम है, कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों आने वाले दिनों में बेहतर हाल में होगा। जब हिमाचल में इतना ज़्यादा औद्योगिकरण है, तमाम चीज़ें हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ थोड़ा बढ़ा है, 55,737 करोड़ हो गया है। कैसे होगी इसकी भरपाई? क्या इसके लिए कार्य योजना है? ये हमारे लिए सचमुच में थोड़ा परेशानी का विषय है जी। और ये हमारे लिए पूरे देश के दूसरे राज्यों में भी परिस्थितियां लगभग ऐसी हैं जी। जो प्लान हमारा होना चाहिए था किसी वक्त, आज से पहले, आज तो परिस्थिति ऐसी है कि 55,000 के लगभग हमारा जो है 55,000 करोड़ रुपए का हमारा जो है लोन जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारे ऊपर है और स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातों के लिए हमको केंद्र पर आधारित रहना पड़ता है। केंद्र की मदद आएगी तो हमको जो है आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। ये सरल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है। जो पहले सरकार थी, हमारे विरोध की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त किया है, तहस नहस किया है, सचमुच में वो चिंता का विषय। कभी सोचा नहीं कि हमको थोड़ा तंगी में रह करके डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। ये तमाम सारी बातें जो है नजरअंदाज करके जो है वो उनको प्रदेश के लिए लोन लेते गए और आज ये परिस्थिति हमको देखनी पड़ी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, आज ये ऋण हमारा 60,000 करोड़ क्या 65,000 करोड़ तक पहुंच जाता। जो रफ्तार उनकी थी हमने रोका है, काफी रोका है, लेकिन फिर भी आपका कहना ठीक है कि कठिनाई तो है, लेकिन फिर भी हम आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने साधन और मजबूत करें, ताकि जिस ऋण से जो है हमको थोड़ा थोड़ा, एकदम पूरा तो नहीं हो सकता, खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसको जितना कम किया जा सकता है हम करने की कोशिश करें। आपकी सरकार ने बजट में गुणवत्तापूर्ण घर, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और कुपोषण की समस्या को लेकर कई अहम प्राविधान किए हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आप धन किस तरह से जुटाने की दिशा में काम कर रहे हैं?
देखिए, एक तो हमारे हिमाचल प्रदेश में इस बात को मानकर चलना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति घर के बिना नहीं है। बिल्कुल। घर छोटा होगा, लेकिन है। थोड़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं सोता है। हम चाहते हैं कि अब घर अच्छा हो, उस दृष्टि से हमने इस बार फोकस किया है। इस बार के बजट पे हमने प्लान किया है, जहां हम गरीब लोगों को घर बनाने के लिए जो पैसा देते हैं हाउसिंग स्कीम्स के अंतर्गत, उसमें 3,000 4,000 मकान देते थे। अब की बार हमने उसको बढ़ा करके 2 गुना से भी ज्यादा 10,000 मकान हिमाचल प्रदेश में बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि गरीब आदमी का घर बने और अच्छा घर बने, जहां वो रह सके, मेहमान आए तो उनको ठहरा सके, परिवार के लोग आराम से वहां पर जो है अपना जीवन बसर कर सके। एक तो उसके लिए हमने फोकस किया है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास बजट प्रोविजन, हमारे पास जो बजट के अंतर्गत जो सारी चीजें हैं, उनके लिए हमने पहले से ये प्रावधान किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी आय को बढ़ाने के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है। पावर सेक्टर, हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है, और हिमाचल में बहुत बड़ी हमको इससे गति मिलती है। माइनिंग सेक्टर से भी हमारी आय होती है, एक्साइज से भी हमारी आय होती है, और सबसे बड़ी आय हमारी जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर से होती है, जिसमें सेब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी निभाता है। और इन सभी से थोड़ा थोड़ा मदद जो हमारी आर्थिकी को मिलती है, उसके माध्यम से हम गरीब आदमी को ये सारी अच्छी व्यवस्थाएं रहने के लिए, अच्छे घर रहने के लिए और अच्छा जीवन उनका हो, उन सारी चीज के लिए। जयराम जी, आपने बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही बेहतर जवाब मेरे इस सवाल का दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने राज्य के आय के स्रोतों को आपने डिफाइन भी किया। आपने किसानों की आय को डबल करने की जो बात कही है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या पॉलिसी है, क्या रणनीति है? तो स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है, जिसमें वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमको 2022 तक किसान की आय को दुगना करना है जी। और उसमें जो है वो अलग तरह के बड़े सारे इनिशिएटिव्स केंद्र से जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को मदद करने के लिए। और मैं समझता हूं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फोकस करके काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ वर्षों में किया है, इतना फोकस कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं रहा, और स्वाभाविक रूप से होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना के संकट में अगर आपने देखा होगा कि आखिरकार शहर में गया हुआ आदमी कहां पहुंचा? अपने गांव पहुंचा, अपनी मिट्टी में पहुंचा, अपना घर ढूंढते ढूंढते पहुंचा। घर जाना है, मुझे घर पहुंचाइए, यही बात हमसे कहता रहा। कोई मुंबई से कह रहा था, कोई जयपुर से कह रहा था, कोई दिल्ली से कह रहा था, कोई आगरा से कह रहा था, कोई जाकर के गोवा से कह रहा था कि सब अपने घर आना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, उस पर हमको हकीकत के साथ जो है, सच्चाई के साथ जो है आने वाले समय में काम करना। आखिर यही काम होगा, यही जो है हमारे को संबल देगा, सहयोग देगा। बिल्कुल। हाँ, हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात के लिए एक नई शुरुआत की है। वो शुरुआत की है हमने हिमाचल प्रदेश में जो जीरो बजट खेती की हमने एक नई पहल की है, जिसमें केमिकल जो इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, स्प्रे दिया जाता है, उस सारी चीज को हट करके जो है प्राकृतिक खेती, इस पर फोकस किया है। और उसमें एक नई शुरुआत है हिमाचल में। उसकी शुरुआत जो हमने की है, वो शुरुआत आगे जा करके अब गुजरात में हो रही है, आजकल राजस्थान में हो रही है। तो हिमाचल में पूर्व में जो यहाँ के राज्यपाल रहे आचार्य जी, तो आचार्य देवव्रत जी, हाँ जी, देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी, वो आजकल गुजरात के राज्यपाल है, वहां पर उस बात को लेकर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक माध्यम, और उसकी कीमत मार्केट में, प्राकृतिक खेती की मार्केट में आपको अलग से कीमत मिलती है, अच्छी कीमत मिलती है जी, अच्छी कीमत मिलती है। वो एक बहुत बड़ा ये हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, जो हमारे जंगली जानवर हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस दृष्टि से जो सोलर फेंसिंग का हमने एक नई शुरुआत की है, उसका भी बहुत अच्छा एक रुझान आया है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो सेब को हमारे नुकसान होता है,
उसके उसके लिए खासतौर से ओलावृष्टि से अभी भी हाल ही में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है जी। और ऐसे में जहां जहां हम जो एंटी हेल नेट जो हम दे रहे हैं उसमें जो है 80% से ज्यादा हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा जरिया है। वो बाहर ओले पड़ते रहे लेकिन जहां नेट लगी है सेब के ऊपर वहां वो सेब सुरक्षित है। तो इन चीजों पर हम फोकस होकर के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो है काम करने की कोशिश करें। बहुत बेहतर सर। हिमाचल में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास कोई घर ना हो, जैसा आपने कहा, इसलिए अब यहाँ क्वालिटी हाउसिंग पर जोर दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों के लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम पर आपकी सरकार क्या योजना बना रही है? देखिए, मैं एक ही बात को लेकर के ये कहना चाहता हूं कि खासतौर से जो हाउसिंग स्कीम के लिए जो दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ आने के लिए आते जाते रहते हैं उस सेक्टर में भी हम फोकस कर रहे हैं कि जो एक तो उनको अच्छे घर मिले, अच्छी तरह से उनके ठहरने की व्यवस्था हो, वो सारी चीज को लेकर के भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है हिमाचल प्रदेश में जो है हाउसिंग सेक्टर में आने के लिए इच्छुक हैं और वो हिमाचल प्रदेश में आकर के यहाँ की जलवायु को देखते हुए, यहाँ के सारे माहौल को देखते हुए, यहाँ के वातावरण को देखते हुए इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल लेकर के आए हैं। और अभी जो हमने इन्वेस्टर्स मीट किया जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए थे धर्मशाला में, जो हमने नवंबर के महीने में किया 2019 में, और वो बड़ा सफल आयोजन हुआ। लेकिन बीच में इस सारी वजह से जो कोविड की वजह से जो हमारा उसमें थोड़ा अवरोध हुआ है, थोड़ा उसमें रुकावट आई है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सेक्टर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे हमारा हाउसिंग सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की विकास दर 7% के आसपास है, जो राष्ट्रीय विकास दर के अनुपात में ज़्यादा है, अच्छी खासी है। तो जो आपकी विकास दर है उसके मूल आधार क्या क्या हैं, मूल स्तंभ क्या क्या हैं? क्यों आपकी विकास दर, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी चीज़ कैसे आप अचीव कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल का आदमी मेहनती है, मेहनत करता है, काम करता है। किसान खेत में मेहनत करता है, मजदूर जो है वो वहां पर जाकर के जहां उसको काम दिया जाता है वहां पर मजदूरी करके जो है अपना योगदान देता है। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी विकास दर के लिए अगर कहें, जो हमारे सेक्टर जिनका मैंने जिक्र किया, छोटे छोटे सेक्टर छोटे से इस प्रदेश में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। और उसके साथ साथ में हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश से सेना में बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं। सब जो है ये छोटे छोटे फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और हिमाचल के विकास में जो है वो योगदान करते हैं। और स्वाभाविक रूप से इस तरह से जो है हमारा विकास दर पूरे देश भर में, देश की तुलना में जो है हमारा अभी तक बेहतर है। जयराम जी, हिमाचल की प्रति व्यक्ति सालाना आय बढ़ाने के लिए भी आपकी सरकार काम कर रही है। पिछले साल के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में हर व्यक्ति की इनकम करीब 1,77,000 रुपये सालाना है, एवरेज है। उस आय को बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है किसानों की आय डबल करने के लिए आपने वर्ग विशेष के लिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन एक एवरेज जो है हर आदमी, हिमाचल का हर एक आदमी जो 1,77,000 रुपये तक सालाना आय प्राप्त करता है, उसकी आय बढ़े, उसके लिए राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है? वो अपने स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े। जी, रोजगार सरकारी क्षेत्र में मिले ये सबके लिए संभव नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से जितना संभव हो सकता है वो हम नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में हमने जैसे हिमाचल प्रदेश में ऐसी कुछ योजनाएं हमने चलाई है, जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। कोई भी व्यक्ति जो है, हमने कहा कोई भी नौजवान नौकरी की तलाश में ना जाए और आप अपने लिए अपना जो है इस योजना के अंतर्गत बना सकते हैं। इस संख्या में मुझे इस बात की खुशी है कि रुझान आ रहा है। लोग बोलते हैं जो नौकरी लगेगी तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हम जो राशि जो हमने उसमें 40 लाख रुपए जो हमने पैसा रखा है और वो लेकर के अपना कारोबार है और तुरंत जो है उसको देने की व्यवस्था, सरल तरीके से उसको देने की व्यवस्था जिस प्रकार से की है, उसमें एक अच्छी एक रुझान आता है और उससे जो आय होती है और उससे जो है हमारा
बेरोजगार आदमी है उसको ताकत मिलती है। और इसी प्रकार से वो हिमाचल प्रदेश में हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है। और उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश में जो जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें काम करने वाला आदमी जो है वो बहुत बड़ा नौकरी करता है, पैसा कमाता है। और उसके साथ साथ में जहाँ से टूरिस्ट आकर के जो है उन होटल की अच्छी आय होती है। ये स्वाभाविक रूप से जो है वो बहुत बड़ी ताकत हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो आय को बढ़ाने की दृष्टि से। लेकिन बड़ी जो अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश में आय को बढ़ाने की दृष्टि जो हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर उसमें साथ में है, वो सारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट है। तो उसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं, घर बैठे ही हमारी आय करने के लिए सरकार की ओर से जो मदद की जा सकती है करने की कोशिश कर रही है। गगनचुंबी पहाड़ों, पाइन, देवदार और सेव के बगानों से भरे शांत, सौम्य, खूबसूरत सिराज घाटी छोड़कर उठा पटक भरी राजनीति में आने में दिलचस्पी आपकी कब और कैसे बनी? कब आपने सोचा कि आपको सक्रिय राजनीति में जाना है और काम करना है? हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से। आगे सवाल ले रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि जब हिमाचल की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि टूरिज्म और सेब की खेती, हिमाचल के सेब सबको अच्छे लगते हैं और पूरी दुनिया में उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। जाहिर सी बात है कि सेब से हिमाचल प्रदेश कितनी आमदनी पैदा करता है और कितना एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं। हिमाचल प्रदेश एक सेब राज्य के नाम से जाना जाता है और मुझे इस बात की सेब की फसल है नुकसान वृष्टि के कारण जरूर है। लगभग जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार भी हमारा लगभग 2.5 करोड़ के लगभग बॉक्सेस जो है एप्पल के मार्केट में पहुंचेंगे जी। और इसलिए भी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं अब की बार हम खासतौर से क्योंकि इंपोर्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। अब की बार एप्पल बाहर से आएगा और हिमाचल का एप्पल की एक मार्केट है अच्छी, एक जो है वो क्वालिटी का हम एप्पल यहाँ से देते हैं। तो उसके कारण जो हिमाचल प्रदेश को जो हमारी आय होगी निश्चित रूप से इस बार बाकी पिछले सालों की तुलना में उसमें इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी निश्चित रूप से, ऐसा हमको लगता है। और हम उम्मीद करते हैं, हमने इसलिए प्रधानमंत्री जी से विशेष तौर से इस बात के लिए निवेदन भी किया है जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारी बातचीत हो रही थी कि आजादपुर मार्केट दिल्ली की जो है वो स्टेबल रहे। कई बार कोरोना के कारण हमने देखा कि वो बंद भी हो गई, बीच में 1-2 दिन के लिए बंद हुई, तो हमारे लिए भी चिंता का विषय बन रहा था कि उन दिनों में ऐसी परिस्थिति ना हो। हमने कहा कि इसके लिए हमको ऑल्टरनेटिव एक व्यवस्था करके रखिए, अगर इस प्रकार की स्थिति आती है जहां हम आजादपुर मार्केट में एप्पल पहुंचाने की परिस्थिति में नहीं होता, मार्केट में कोई इश्यू आ जाता, मार्केटिंग अगर ठीक होगी तो हिमाचल प्रदेश में इस बार हम सेब की अच्छी कीमत लेने की परिस्थिति में पाएंगे। बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से सेब के कारण जो है हमारी जो अब की बार जो कोरोना के कारण जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करने में काफी हद तक हमारा जो है वो बागवान जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने की स्थिति में होगा। जाहिर सी बात है कोरोना के कारण पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हिमाचल भी उससे अछूता नहीं है। किसानों की समस्या एक और है, हिमाचल प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी जो है बंदरों से होने वाली बर्बादी है। इससे निपटने के लिए, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने क्या कोई मैकेनिज्म या कोई चीज़ डेवलप की है जिससे कि किसानों को ज़्यादा राहत दिया जा सके?
देखिए, एक तो बंदरों से फसल को बचाने के लिए कुछ उपाय करने की कोशिश की, इसीलिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सोलर फेंसिंग एक बहुत बड़ा उसमें निकल रहा है, एक रास्ता निकल रहा जी। है। लेकिन फिर भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि जितने स्केल पर हमको उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, उतना संभव नहीं है। हमने उसमें 80% सब्सिडी का प्रावधान रखा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है, लोग बड़ी संख्या में उसमें आगे आकर के उसमें काम करना चाहते हैं। और बंदरों के कारण फसलें हमारी बहुत बर्बाद हुई हैं, इसमें कोई राय नहीं। और ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में हमारी कोशिश यही है कि ये जो सोलर फेंसिंग का एक माध्यम जो हमें पूरे हिमाचल प्रदेश में हम शुरू कर रहे हैं, उसके कारण कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और जंगली जानवरों से हमारे यहाँ पर नुकसान बहुत ज्यादा होता है, फसल को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जहाँ हमारे किसान और बागवान थोड़ा चिंतित है। इसके कारण उनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये सोलर फेंसिंग का मॉडल जो आगे बढ़ता जा रहा है, उससे काफी हद तक हम जो है कामयाब हो पाएंगे फसल को बचाने के लिए। कश्मीर में आतंकवाद था, उसके एवज में हिमाचल सबसे ज़्यादा फेवरेट और हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था। हिमाचल बना भी, लेकिन टूरिज्म को जितने बड़े व्यापक पैमाने पर हिमाचल को रिस्पांस मिलना चाहिए था, या जितने पर्यटक हिमाचल की तरफ आने चाहिए थे, उतने बड़े पैमाने पर न तो बॉलीवुड फिल्मों की, हॉलीवुड फिल्मों की वहाँ शूटिंग भी नहीं हुई, और जितने बड़े पैमाने पर पर्यटक पहुँचने चाहिए, जो आमदनी पर्यटन से आनी चाहिए और जितने रोजगार पनपने चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी कमी रही। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? उपेंद्र जी, आपकी बात ठीक है इस बात को लेकर के कि कश्मीर क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब रहा पिछले अरसे से, और जिसके कारण वहाँ टूरिस्ट जो जाता है वो उतनी मात्रा में नहीं जा रहा, और वहाँ का टूरिस्ट डाइवर्ट हुआ है हिमाचल में, इसमें दो राय नहीं है। कश्मीर के बाद अगर कोई फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर आप देखते हैं हमारे नॉर्थर्न रीजन में, तो उसमें हिमाचल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई इस तरह की बात नहीं लगती है कि हमारा सबसे बड़ी कठिनाई कनेक्टिविटी है, और उस कनेक्टिविटी के कारण हम वो जो रिजल्ट दे सकते थे, जो हम कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जो टूरिज्म के लिए फोकस होकर के जो काम करने की जरूरत थी उस सेक्टर में, वो कभी नहीं किया। पहले सरकारों ने बहुत कम किया। हमने हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म पॉलिसी को बनाया, और बनाने के साथ साथ में फिर हमने हिमाचल प्रदेश में वो फिल्म पॉलिसी बनाई। अब बहुत बड़ा रुझान आने लगा था, बहुत बड़ा रुझान। अभी हम देख रहे हैं, तो जो हमने इन्वेस्टर्स मीट की उसमें भी हमको बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया इस दृष्टि से। तो उसमें जब आगे बढ़ रहे थे हम, ये कोविड-19 का अगर दौर नहीं आया होता, तो निश्चित रूप से कश्मीर की तरफ जाने वाला टूरिस्ट कहीं और नहीं जाता, तो सीधा हिमाचल ही आता। बॉलीवुड की फिल्मों में भी हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश की झलकियां बहुत खूबसूरती से देखी, और मुझे याद है कि एक रणबीर कपूर की फिल्म आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण भी हीरोइन थी। मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन पूरी फिल्म जो है हिमाचल के बैकग्राउंड पे थी, और हिमाचल की कई सारी जगहों के साइड सीन उस फिल्म में दर्शाए गए थे। आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं कि बॉलीवुड में कम से कम जितनी फिल्में बन रही हैं, उसमें हिमाचल का प्रतिनिधित्व कम से कम जरूर दिखाई दे? हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने फिल्म पॉलिसी बनाई है। ये हमारे देश के सभी राज्यों से एक बहुत बेहतर फिल्म पॉलिसी बनाई गई। इसमें सारी चीजों को हमने इसमें जोड़ा हुआ है। जी। और इसी कारण से मैं कह रहा था कि तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक इस दिशा में आने का एक रुझान चल रहा था। अभी पिछले दिनों अमिताभ बच्चन जी मनाली में शूटिंग के लिए आए थे, और हम उनसे मिले भी वहां पर, और उन्होंने उस सारी चीज को एप्रिशिएट किया। उन्होंने इस बात को प्रशंसा की कि हिमाचल बहुत सुंदर है, और जो फिल्म पॉलिसी आने के बाद वो है और बेहतर ये सारी चीजें लगती हैं। आने वाले समय में इसमें और ज्यादा हम अगर हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हिमाचल बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये आप ठीक कह रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में होती है, और वो बताया जाता है कि स्विट्जरलैंड में शूटिंग होती है। जी। फिल्म की शूटिंग हिमाचल में मनाली में होती है, शिमला में होती है, डलहौजी में होती है, कसौली में होती है, और लेकिन वो दिखाया जाता है वो कश्मीर में हो रही है। उस बात को लेकर के आपने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए।
हिमाचल में अगर शूटिंग है तो जिक्र भी हिमाचल का होना चाहिए, कॉपीराइट होना चाहिए हिमाचल का। जी, एक और सवाल जयराम जी, आपकी कर्मभूमि हिमाचल है। मैंने अक्सर ये देखा है कि हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, चूंकि बात आज हिमाचल की हो रही तो हिमाचल की ही बात आपसे करता हूँ। जो वर्क कल्चर हिमाचल के लोगों में होता है, जो कट टू द फिनिश उनका जो वर्किंग स्टाइल होता है, जो डिसिप्लिन होता है, जाहिर सी बात है कि बड़ा कमाल का होता है। और हिमाचल के और उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज बहुत ज़्यादा काम के क्षेत्र में वरीयता और प्राथमिकता दी जाती है कि ऐसे लोग बड़े सहूरदार होते हैं, बड़े तमीज़दार होते हैं और अपने काम को बड़ा गंभीरता से करते हैं। ऐसा ऐसा हिमाचल में क्या है? मतलब वो परिवार का संस्कार है या मिट्टी का संस्कार है, या हिमाचल में कह सकते हैं कि ये चीज़ जन्मजात पाई जाती है? सबसे बड़ी बात तो है कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ की संस्कृति, सहज होना, सरल होना, मृदुभाषी होना, संस्कारित होना, ये सारी बातें उनके स्वभाव में होती है, बचपन से होती है, घर से सीखते हैं इन सारी चीजों को और उसका जीवन भर असर रहता है। और इसका कामकाज में भी आगे दिखता है। हिमाचल का आदमी जिस भी क्षेत्र में काम करता है, काम छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो सारी चीजें उसके दीन में है, उसके जहन में है, उसके दिल में है, दिमाग में है, व्यवहार में है। सारी चीजें जो सारी इस तरह से दिखती हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो बाकी राज्यों की तुलना में हिमाचल के आदमी को और हिमाचल की पहचान को अलग से दिखा। तो उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि वर्क कल्चर की अगर हम बात करें, बाकी राज्यों के मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बाकी राज्य भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में अभी तक भी वर्क कल्चर है। पहाड़ी परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां, उतरना चढ़ना पहाड़ पर, लेकिन उसके बावजूद भी काम करना और हिमाचल को आगे बढ़ाना, हिमाचल को प्रगति की राह पर एक मंजिल तक, मुकाम तक पहुंचाना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। जयराम जी, अब हम लोग अपने इंटरव्यू के एकदम आखिरी पड़ाव में हैं। दो आखिरी सवाल। पहला सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय कर चुके हैं, बहुत नीचे से शुरू करके बहुत ऊपर आप पहुँचे हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत राजनीति में कम लोगों को मिलता है कि जिस राज्य में काम करें उस राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। आप क्या मानते हैं कि जब आपने राजनीति शुरू की थी तब और अब में राजनीति कितनी बदली है, लोगों का अप्रोच कितना बदला है, और अब मुख्यमंत्री के बाद आपके जीवन का सफ़र किस ओर आपको ले जा रहा है? जी उपेंद्र जी, बात ठीक है कि राजनीति में परिवर्तन तो बहुत हुआ है जी, बहुत अंतर उसमें। जब हम राजनीति में प्रवेश हुए उस वक्त की परिस्थितियों में और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। हम इस बात से देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा, पूरा देश, पूरा दुनिया जो है प्रगति की राह पर जब आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी का अपना एक योगदान होता है और आदमी की सोच में भी परिवर्तन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां एक वक्त राजनीति में बहुत उच्च स्तर के मूल्य होते थे, उनमें गिरावट निश्चित रूप से आई है, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। और ये पूरे देश, पूरी दुनिया में हुआ होगा, और स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल भी इसमें अछूता नहीं है। मूल्य में गिरावट आना और उसके साथ साथ में जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए, अभी चाहिए, और उसके बाद बहुत सारी चीजें इस तरह से होते होते जो है, नहीं तो फिर उसके बाद जो है आप उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहिए अगर परिणाम उनके अनुरूप नहीं होता, तो वो सारी चीजों को लेकर। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले तो राजनीति का एक वक्त था, एक दौर था, उस वक्त जो है, उस वक्त इंतजार आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, उम्मीद के साथ चलते थे, कुछ मूल्य होते थे, पार्टी को इस प्रकार नहीं छोड़ते थे बहुत ज्यादा। आज आना जाना ये सारी चीजें जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है विचार से जुड़ करके नहीं, सिर्फ अपना क्या होगा, क्या होगा पर सारी चीजों को लेकर के फोकस करके लोग काम करने लगे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मूल्य में गिरावट है। ये एक सबसे बड़ी वैचारिक दृष्टि से जहां मजबूती के साथ आदमी को चुनना चाहिए, काम करना चाहिए, उसमें कमी आई है। और जहां मुख्यमंत्री की बात मैं महसूस करता हूँ, अंतर तो है। उस वक्त की जिम्मेवारी छोटी थी, छोटा काम होता था, उस काम को करते थे, आनंद के साथ करते थे, और उस काम को पूरा करने के बाद एक अलग तरह का संतोष होता है।
आज जिम्मेवारी बड़ी है। स्वाभाविक रूप से आज भी हम काम करते हैं, जितना उस वक्त करते थे उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद शाम को अगर हम इस बात को अनुभव करें कि जो मैंने दिन भर में किया है उसमें मुझे संतोष है, इतना तो जरूर लगता है, लेकिन सबको संतोष होगा इस बात की बहुत बड़ी संभावना उसमें नहीं होती है। जाहिर सी बात है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ये तो देवता भी नहीं कर पाए, भगवान भी नहीं कर पाया। आखिरी सवाल, मौजूदा हालात में बहुत अच्छे परिवेश में हिमाचल को आप चला रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट है, केंद्र में आपकी सरकार है, अब भी आप क्या मानते हैं कि आपके सामने सबसे बड़ी कोई एक चुनौती क्या है जो लगता है कि नहीं ये चुनौती है और इसको हमें पार करना है, इसको हमें ओवरकम करना है? सबसे बड़ी चुनौती मुझे अपने प्रदेश की यही लगती है, जो आर्थिक दृष्टि से जो लोन जो इतनी बड़ी मात्रा में लेकर के रखा है उसको कम करना और अपने पांव पर मजबूत हिमाचल, अपने पांव पर खड़ा हिमाचल, आगे बढ़ता दौड़ता हिमाचल, ये हमारे सामने एक चुनौती है जिसको हम पूरा करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हिमाचल अपने पांव पर मजबूती के साथ खड़ा। जयराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए वक्त निकाला, आपने इतनी बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और इतनी सहजता सरलता से आपने बात की। दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, जिन्होंने हिमाचल को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का मिशन अपने दिल और दिमाग में बना रखा है और जिस तरीके से हिमाचल तेज़ी से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मुझे भी उम्मीद है कि हिमाचल आने वाले दिनों में एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब बन के रहेगा और एयर और रोड ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हिमाचल के लिए एक और नई ऊंचाई लेके आएगी, एक और नई ऊंचाई प्रदान करेगी। तो हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में हमें दीजिए इजाज़त।